गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गांधी। हमने जो पहले वीडियो में आव्यूह के बारे में चर्चा की थी, है ना, 3.1 उसकी कंप्लीट कर ली थी। अब इससे आगे पढ़ेंगे और हमने उस टाइम आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे आव्यूह के ऊपर संक्रियाएं, है ना। तो अब पहला हम पढ़ेंगे आव्यूह के लिए आव्यूह का योग, कि आव्यूह को जोड़ते कैसे। आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, ये आव्यूह का योग कैसे ज्ञात करें। तो देखो, क्या सारे तरह के आव्यूह को जोड़ा जा सकता है? नहीं। देखो, जिन आव्यूह के क्रम बराबर हो, है ना, उन्हीं आव्यूह को आपस में जोड़ा जा सकता है और किसी आव्यूह को नहीं जोड़ा जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, जोड़ा जा सकता है ये तो पता चल गया कि भाई किस आव्यूह को जोड़ेंगे, है ना। जिनके क्रम बराबर हो वो आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे? संगत अवयव के साथ जुड़ेंगे, है ना। तो नंबर एक बात, आपका जो आव्यूह का क्रम है, क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान हो। और नंबर दो, क्या कहा हमने? संगत अवयव के साथ जोड़ा जाए। संगत अवयव से जुड़े, संगत अवयव से जुड़े। अर्थात अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास दो आव्यूह हैं, ए एक आव्यूह है जिसमें अवयव है ए आई जे और जिसका क्रम है एम क्रॉस एन, और एक बी आव्यूह है जिसके अवयव है बी आई जे और इसके क्रम भी एम क्रॉस एन। तो मैंने कहा ना, पहला नियम क्या है कि क्रम समान है, तब जाके आप आव्यूह का योग करेंगे। तो एम क्रॉस एन, तो दोनों आव्यूह के क्रम समान है। अब करना क्या है? अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। तो इसके योगफल को a प्लस बी से व्यक्त करेंगे, जो किसके बराबर होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। अब ये एक आव्यूह आ गया। जब आप आव्यूह को जोड़ते हो तो भी एक आव्यूह प्राप्त होगा, और ये प्राप्त हो गया संगत अवयवों को जोड़ने से। अब इसका क्रम कितना होगा? जितना इसका क्रम होगा उतना ही a प्लस बी आव्यूह का भी क्रम होगा। समझ में आया? दोबारा इसमें, जब आप आव्यूह को जोड़ते हो तो आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, आव्यूह के जो क्रम है वो समान होने चाहिए। नंबर दो, संगत अवयव के साथ जोड़े जाए। तो देखो, पहले अगर मैं मान के चलूँ कि ए एक आव्यूह है ए आई जे एम क्रॉस एन का, बी आई जे एम क्रॉस एन का आव्यूह है, तो क्रम समान है इसलिए इन्हें जोड़ दिया। और जोड़ने पर हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और क्रम क्या होगा इसका? एम क्रॉस एन। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल से जोड़ के देखते हैं कि इसे जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास ए एक आव्यूह है, 2 3 1 और 2। इसका क्रम कितना है? 2/2। और एक आव्यूह ले लिया बी आव्यूह का, है ना, क्रम भी 2/2 का ही होगा, और वो मैंने ले लिया 0 -1 2 और 3, ये भी 2/2 का है। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों का क्रम समान है। जब क्रम समान हो तो इनको जोड़ देते हैं, और जोड़ेंगे तो a प्लस बी लिखेंगे। किसके बराबर आएगा? संगत अवयव के साथ जुड़ेगा, है ना। तो मैंने देखो 2 3 1 2 और प्लस करके कितना लिख लेना है? 0 -1 और 2 3। अब जोड़ते हैं तो संगत अवयव यानी ए आई जे पहले के साथ जुड़ेगा। तो देखो, जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 + 0। ठीक है, पहला अवयव। 3 में कितना जुड़ेगा? -1, तो 3 - 1। फिर 1 में कितना ऐड करेंगे? 2, 1 + 2, और 2 में 3, 2 + 3, ये आव्यूह हो। तो चलो, ये किसके बराबर आएगा हमारा आव्यूह? 2 + 0 2, 3 - 1 2, 2 और 1 3, और 3 और 2 5। तो ये वो आव्यूह है जो हमें चाहिए था, a प्लस बी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जब a और b दो आव्यूह आपको दे रखे हैं तो वो जोड़ेंगे कब? जब उनके क्रम बराबर हो। तो जोड़ेंगे कैसे? संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ देंगे। देखो, ये जोड़ दिया हमने, 2 2 3 और 5, ये हमें a प्लस बी प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम किसी भी आव्यूह को जोड़ सकते हैं। हाँ, अगर किसी आव्यूह के क्रम समान नहीं है तो आप उन्हें नहीं जोड़ सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन वो है कि आपके क्रम बराबर होने चाहिए। क्रम बराबर होने के बाद तो आप संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ दे, बात आसान। चलो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गुणधर्म, है ना। आव्यूह के योग के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म है इसके, प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। प्रॉपर्टीज का मतलब, आप जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या गुण है वो और आपके समझ में आ जाने चाहिए। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं आव्यूह योग के गुणधर्म। तो देखो इधर ध्यान से, अभी आव्यूह का योग पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे आव्यूह योग के गुणधर्म।
तो देखो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसकी। नंबर 1 है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ये क्रम विनिमयता क्या होता है? देखो ये हमने ना बहुत जगह पढ़ी है। क्रम विनिमयता का मतलब है कि क्रम का आदान प्रदान करना। अगर आपके पास दो अवयव दे रखे हैं a प्लस बी, तो क्या वो बराबर होते हैं b प्लस a के? ये बताना है आपको। क्रम बदल दिया आपने, जब आप अवयव के क्रम बदल के जोड़े तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो क्रम विनिमय ही रहेंगे, यानी दोनों बराबर आएंगे? अगर दोनों बराबर नहीं आते तो कह देंगे कि अवयव का योग क्रम विनिमयता का या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखो a प्लस बी किसके बराबर होता है? b प्लस a के, क्योंकि प्लस ऑलवेज क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ गया? तो a प्लस बी किसके बराबर होता है? b प्लस a के। इसका मतलब ये हुआ कि अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, आप a में 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, सेम बात होती है। इसलिए जब आप संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ेंगे तो आपको सेम चीज़ दिख मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा है अपना साहचर्यता। साहचर्यता, देखो ये साहचर्यता क्या है? ये आप 3 अवयव के लिए लेके चलेंगे, 3 के लिए a प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर होता है किसके? a प्लस बी और प्लस सी। अगर मैं 3 अवयव को किसी भी क्रम में जोड़ूं, है ना, कि पहले b प्लस सी को जोड़ा उसे a में जोड़ा, या पहले a और b को जोड़ दिया फिर c को जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जोड़ना हमेशा कोई ठीक है परिवर्तन नहीं लाता। तो जोड़ने पर आप सेम कैसे जोड़ो, आप 2 3 जोड़ो, 2 जोड़ो, सेम होता है। ठीक है, तो ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नियम, तत्समक। तत्समक या तत्समकता। तत्समक अवयव, क्या योग के लिए आपको कोई तत्समक अवयव मिलता है ना? या ये कहें कि योज्य तत्समक, है ना, योज्य यानी योग के लिए। तत्समक आप 2 तरह से निकालेंगे, एक गुणन के लिए और एक जोड़ के लिए। तो अगर आप जोड़ने के लिए पहले योज्य लगाना चाहो तो आगे लगा सकते हो। हम जोड़ने के पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने योज्य नहीं लगाया था, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो योज्य तत्समक अवयव पढ़ते हैं। तो योज्य तत्समक मतलब अगर मेरे पास ए अवयव है कोई, तो इसमें मैं कौन सा अवयव जोड़ूं कि ये परिवर्तित ना हो, ए का ए रह जाए। देखो ए में आप कौन सा अवयव जोड़ें कि ए का ए आ जाए, ये तत्समक की परिभाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए में अगर मैं शून्य अवयव जोड़ दूं, पढ़ाया था ना शून्य अवयव के प्रकार में कि सारे अवयव शून्य हो। अब जो जिस क्रम का ए होगा उसी क्रम का आप शून्य ले लें, शून्य अवयव को, और इसमें जोड़ दें, जुड़ जाएगा ना, सेम क्रम हो जाएंगे जब। तो 0 जोड़ने के बाद इस अवयव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य अवयव योग के लिए, है ना, योग के लिए अवयव का तत्समक अवयव कहलाता है। योग के लिए यह याद रखेंगे। तो शून्य अवयव को योज्य तत्समक अवयव भी कहा जाता है। समझ में आया? योज्य तत्समक अवयव आपके पास प्राप्त हो गया, है ना, शून्य। तो इस शून्य अवयव का कहेंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 4 है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, हम योग के लिए पढ़ रहे हैं तो योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ए में मैं कौन सा अवयव को जोड़ूं कि आपके पास तत्समक प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव यानी शून्य आ जाए। तो ए में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि शून्य आ जाए? देखो किसी भी संख्या में अगर हम कोई संख्या जोड़े और 0 आ जाए, इसका मतलब आपने वो संख्या घटाई है उसमें, जब तो 0 आएगा। जोड़ने पर 0 थोड़ी आता है कभी भी। इसका मतलब ए में आप जोड़ रहे हो, मतलब घटाना पड़ेगा आपको। तो क्या घटाना पड़ेगा? ये खुद ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस के ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए योज्य प्रतिलोम कहलाता है अवयव का। किसी भी अवयव ए का योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, तो ये याद रहेगा, माइनस ए। अब इसके बाद है इसके निरसन नियम, है ना। निरसन नियम के बारे में और एक बार देख लेते हैं। तो देखो 2 निरसन नियम है इसके, वो क्या क्या है वो देखो। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ये लिखा है, तो आप a से a को काट सकते हैं। इसे कहते हैं वाम निरसन नियम। क्या कहते हैं? वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम। तो आप b बराबर c प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपके पास b प्लस a बराबर आ जाए c प्लस a, तो a से a फिर कैंसिल हो जाएगा। इसे कहते हैं दक्षिण निरसन नियम। देखो वाम मतलब उल्टे हाथ का निरसन नियम, है ना, लेफ्ट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड से कट गया। और ये क्या है? राइट साइड में, तो राइट साइड से कट गया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण निरसन नियम। निरसन नियम। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? b बराबर c। तो ये 2 तरह के आपके निरसन नियम है।
अगर आप योग में आव्यूह को काटना चाहें या फिर ये देखो ए को पक्षांतरण करेंगे, ऐसे ए कट जाएगा, तो ये सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि a प्लस बी आ जाए बराबर a प्लस सी के, तो ए हट जाता है और b बराबर सी आ जाता है। इसे कहता है वाम निरसन, और इसी ये क्या कहेगा, दक्षिण निरसन। तो ये आपके निरसन नियम थे, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको योगफल ज्ञात करना आ गया होगा, योगफल के गुणधर्म समझ में आ गए होंगे, है ना। अच्छा, तो आव्यूह को जोड़ना बहुत आसान है। इसी तरह से आप आव्यूह को घटा सकते हैं। तो घटाना सिखाने की ज़रूरत नहीं, बस जहाँ संगत अवयव को जोड़ा जाता है वहाँ उसे घटाया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 3 - 1 किया था, तो आप जोड़ोगे या घटाओगे तो फ़र्क वो एक ही बात है ना। ये आसान टॉपिक था अपना। अब है इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आव्यूह की गुणा कैसे करेंगे। ये अगर आपने सीख लिया तो समझो कि आपकी प्रश्नावली बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। तो देखो गुणन नियम सीखते हैं। आव्यूह का गुणन नियम। अब मेरा पहला वही सवाल है कि क्या सारे तरह के आव्यूह को गुणा किया जा सकता है? नहीं, है ना। जैसे सारे तरह के आव्यूह को जोड़ा नहीं जा सकता, इसी तरह से सभी क्रम के आव्यूह को गुणा भी नहीं किया जा सकता। तो अब वही बात, सवाल वापस से वही आया हमारे सामने कि किन आव्यूह को गुणा करें फिर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझे, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखें, है ना। आप आव्यूह सारे समान आव्यूह गुणा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। समान आव्यूह ना हो तो भी गुणा हो जाते हैं। वो गुणा का रूल क्या है वो देखें आप ध्यान से। मान के चलो कोई आव्यूह ए है आपके पास, है ना, और इस आव्यूह का क्रम है m क्रॉस p। समझ में आया? मैंने आव्यूह का क्रम नीचे लिखा m क्रॉस p, और मेरे पास एक आव्यूह है b, दूसरा आव्यूह, है ना, उसका क्रम है p क्रॉस n। क्या है? p क्रॉस n। अच्छा, मैं पहले क्या लिखता हूँ, याद है आपको? पहले क्या लिखते हैं हम? पंक्ति। फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ। ठीक है ना, स्तंभ। यहाँ क्या लिखते हैं? पहले पंक्ति। तो पहले तो पंक्ति लिखी जाएगी, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? स्तंभ। स्तंभ। तो देखो ए और बी जब इस तरह के हों कि ए हो m क्रॉस p का और b हो p क्रॉस n का, तभी गुणा होंगे, वरना नहीं, है ना। तो अब परिभाषा रखने में ना बहुत मुश्किल आती है, तो परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, कभी भी हमारे मैथ्स के एग्जाम में परिभाषाएं पूछी नहीं जाती, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके परिभाषाएं समझ में नहीं आएंगी तो फिर सवाल नहीं हो पाते, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखो, समझ के देखो एक बार कि ए है m क्रॉस p का, b है p क्रॉस n का, तभी गुणा होंगे। इसका मतलब ये देखो, ये p बराबर होनी चाहिए। यदि दो आव्यूह अनुकूल, गुणा के लिए अनुकूल कब कहलाते हैं? जब पहले आव्यूह के स्तंभ, है ना। अब देखो, रटो मत, ध्यान से समझो। पहले आव्यूह के क्या? स्तंभ, और दूसरे आव्यूह की क्या? पंक्ति। कैसी होनी चाहिए? p और p बराबर, तब गुणा होंगे वो। समझ में आया आपके? अच्छा देखो एक बार दोबारा से सुनो। अगर पहले आव्यूह के स्तंभ, दूसरे आव्यूह की पंक्तियाँ दोनों बराबर हों तो उन्हें गुणा किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले आव्यूह ए के स्तंभ और दूसरे की पंक्ति p, दोनों समान दिखाई दे रही है। इसका मतलब p किसके बराबर है? p के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा के लिए? अनुकूल। अब इनकी गुणा कर सकते हैं। अच्छा, गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा? आव्यूह प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम दो आव्यूह की गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो कौन सा आव्यूह प्राप्त होगा? मैं ए बी के गुणनफल को ए बी से व्यक्त कर देता हूँ, a इंटू बी से व्यक्त कर दिया। अब a और b से व्यक्त कर दिया इसके गुणनफल को। तो जब देखो इसका गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ उसका क्रम क्या होगा? क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा में। तो देखो, पहले आव्यूह का m क्रॉस p था क्रम, दूसरे का p क्रॉस n था, तो p से p कैंसिल हो गया, m और n क्या बचा? m क्रॉस n। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास a और b दो आव्यूह दे रखे हैं, पहले आव्यूह का क्रम m क्रॉस p है, दूसरे का p क्रॉस n है, तो जो हमें प्राप्त हुआ आव्यूह a b, उसका क्रम कितना हुआ? m क्रॉस n। m क्रॉस n क्रम का आव्यूह आपको प्राप्त होगा। आप इसकी परिभाषा एक बार दोबारा से समझे, रटे नहीं। एक ही जो स्तंभ है, यानी पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो तो आव्यूह गुणा के लिए अनुकूल होते हैं। अनुकूल हो गए तो गुणा करने के बाद एक आव्यूह प्राप्त होगा। उस आव्यूह का जो क्रम है वो कितना प्राप्त होगा? आपका m क्रॉस n। क्या प्राप्त होगा? m क्रॉस n प्राप्त होगा। ठीक है, अगर m क्रॉस p और p क्रॉस n का है तब। अब देखो, सारे आव्यूह गुणा नहीं होंगे। कौन से आव्यूह अनुकूल होंगे गुणा के लिए? जिनमें पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति। देखो अंतर है ना। स्तंभ जब आप उल्टा सीधा लिखते हैं तो क्रम और पंक्तियां स्तंभ और पंक्तियां बदल जाती हैं, इसलिए ये याद रखना है कि पहले आव्यूह के स्तंभ, है ना, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति p बराबर होनी चाहिए। मैंने गोले में लिखा है p बराबर हो गया ना,
तब वो गुणा के लिए अनुकूल कहलाएंगे। याद रखने वाली बात यही है सबसे पहली कि सारे अवयव गुणा नहीं होते, वो अवयव गुणा होते हैं जिनके क्रम में, देखो ध्यान से, जिनमें पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्तियां बराबर हों, और बराबर होने के बाद जो अवयव आपका गुणनफल होके आएगा उसे ए बी से अगर व्यक्त करें तो उसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस n। ठीक है, चलो समझ में आया तो एक सवाल करके देखते हैं। मेरे पास एक सवाल है ना, a एक अवयव है 2/3 का और b अवयव है ना 3/1 का। देखो दोनों के अलग अलग का, तो क्या ये गुणा हो जाएंगे, क्या ये गुणा के लिए अनुकूल है? तो देखो इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या बराबर है, 3-3? बिल्कुल सही बात, बराबर है, इसलिए इनका गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल होके क्या आएगा, ए बी। अब ए बी का क्रम क्या होगा, देखो ये तो पी था, कैंसिल हो गया ना, यहाँ देखो एक बार m क्रॉस p और ये p क्रॉस है ना n, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, m इंटू n बच जाएगा। तो m कितना है 2 और n कितना है 1, तो 2/1 बच गया। समझ में आया? तो ये सबसे पहले आपको गुणा करने से पहले सीखना होगा कि जब आप गुणा करेंगे तो क्या वो गुणा के लिए अनुकूल है, जब आपसे गुणा करवाएगा तो वो अनुकूल होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप गुणा कर लेंगे तो उस अवयव का क्रम क्या होगा। और देखो गुणा कई बार गलत हो जाती है ना, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप क्रम क्या लिख रहे हैं। तो क्रम इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, नहीं लिखते तो नंबर नहीं करते, लेकिन लिखना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना रह जाए। चलो मेरे पास एक सवाल है, ए एक अवयव है 1 क्रॉस p का, ठीक है, और b अवयव है 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है, और जो अवयव आपके पास ए बी आएगा उसका क्रम है 1 क्रॉस 3 का। मुझे इस p की वैल्यू बतानी है, p किसके बराबर होगा, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, तो p किसके बराबर होगा, 2 के। जब p 2 के बराबर होगा तभी तो गुणा संभव होगी, और गुणा संभव होगी तो ए बी की गुणा कितनी, क्रम कितना आएगा ए बी का, 1 क्रॉस 3 का। ये 1 बच गया, ये 3 बच गया। चलो तो मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आया कि अवयव का गुणा कब संभव होगा। चलो अब पढ़ते हैं कि गुणा संभव हो गया तो गुणा करेंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे। गुणा तो पता चल गया कि संभव है ना, क्रम भी पता चल गया। तो चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि परिभाषाएं वगैरह देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखो मेरे पास एक अवयव है ए, है ना, ध्यान से देखना है इसे, 1 2 3 है ना और 2, और एक अवयव है बी। मेरे पास अवयव है ना 2 और 4, बस यही, इतना सही। तो ध्यान से देखें आप, है ना, तो इसमें इसका क्रम 2/2 का है, दिखाई दे रहा है 2/2 का, और इसका 2/1 का, है ना, नीचे लिख देता हूँ मैं 2/1 और 2। तो क्या ये गुणा हो जाएंगे, देखो 2 और 2 बराबर है ना, तो गुणा संभव है, तो ए और बी की गुणा हो जाएगी। अब ए और बी को जब गुणा करेंगे तो इसका जो अवयव प्राप्त होने वाला है उसका क्रम कितना होगा भाई, उसका क्रम कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 का प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, 2/1 का। ठीक है, चलो तो गुणा करते हैं ए और बी की। तो ए बी की गुणा करते हैं ना, तब देखो ध्यान से, पहले ए लिख दिया मैंने 1 2 3 और 2, फिर लिखेंगे बी को। बी कितना है अपना 2 और 4। अब गुणा का नियम देखो क्या है, ये 2/2 का हो गया, ये 2/1 का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 का प्राप्त होगा। तो अब मुझे जो अवयव प्राप्त होगा वो 2/1 का प्राप्त होगा, मतलब 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगी। ठीक है, तो देखो गुणा करते वक्त, गुणा करने से पहले आप देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, R1 और यहाँ R2, 2 रो लिखिए। ठीक है, 2 कॉलम है 2 रो, तो आप पहले वाले अवयव में रो लिखेंगे और दूसरा अवयव में कॉलम लिखेंगे सी। अब गुणा कैसे होगी, प्रत्येक रो की, प्रत्येक पंक्ति की गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ होती है। देखो गुणा कैसे होगी, क्रॉस होगी, है ना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ऐसे गुणा हो। देखो ध्यान से तीर का निशान लगाएं, पहले रो की गुणा पहले कॉलम से होगी। देखो रो की गुणा कॉलम से होगी, किससे होगी, रो की गुणा कॉलम से होगी। ठीक है, चलो, क्योंकि जितने आपके अवयव रो में मिलेंगे ना उतना ही आपको कॉलम में मिलेंगे। ठीक है, याद रखना है, जितने रो में मिलेंगे उतने कॉलम में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रो की गुणा कॉलम से करनी है। तो R1 की गुणा C1 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा, R1 C1। समझ में आया? अब मैं R1 की C1 से हो गई, ठीक है। अब मुझे करनी है दूसरी रो से। देखो पहली रो की पहले कॉलम से हो गई, और कॉलम होते तो और कॉलमों से कर लेते, लेकिन गुणा जो होती है वो रो की कॉलम से करी जाती है। तो पहली रो की हमने गुणा कर दी कॉलम से। ठीक है, अब दूसरी रो की बारी आई।
तो दूसरी रो की भी किससे गुणा होगी, पहले कॉलम से, तो ये आएगा R2C। समझ में आया, एक ही कॉलम इसमें। तो ये देखो 2 R1 R2, इसका क्रम कितना है 2/1 का C1, एक ही कॉलम है इसमें, 2 रो है, तो ये 2/1 का प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2/1 का प्राप्त हो गया ना। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाया कि R1 की C1 से क्रॉस करेंगे और R2 को C1 से क्रॉस करेंगे, तो क्या है, चलो क्रॉस करके देखते हैं। यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो पहला अवयव की पहले अवयव से गुणा करो, 1 × 2 लिखो और बीच में लगाएंगे फिर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड अवयव को सेकेंड अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, ये 2 × 4, तो आपको ये पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट आ गया, 1 × 2 + 2 × 4। अब R1 की गुणा करेंगे, है ना, C1 से, हो गई गुणा, तो ये पहला अवयव आ गया आपके पास। गुणा करेंगे पहले अवयव की पहले अवयव से प्लस दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से। चलो अब दूसरे R2 की गुणा करेंगे C1 से, तो 3 की इंटू करेंगे किससे, 2 से, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, अब 2 की इंटू किससे करेंगे, 4 से। देखो कितना प्राप्त होता है, 2 × 2 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गए 10। नेक्स्ट 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 कितने हो गए 10 और 14, 2/1 का प्राप्त। ये क्रम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रम लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है, 2/1 का। समझ में आया थोड़ा बहुत। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर बताते हैं। चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर है, मान के चलो वापस से, है ना, 2 - 1 0 और 3, और मेरे पास बी बराबर है 2 1 4 3। ठीक है, अब तो मुझे दोनों ही 2/2 के दिखाई दे रहे हैं, दोनों 2/2 के हैं, तो दोनों की गुणा संभव हो जाएगी। अब गुणा होगी तो ए बी आएगा, और जब आप ए बी की गुणा करेंगे, है ना, तो 2/2 का है, तो देखो क्या आएगा, 2 - 1 0 3, और फिर लिखेंगे आप 2 1 4 3। इसका क्रम कितना है 2/2, और इसका भी 2/2, ये क्रम हो गया 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपको आव्यूह प्राप्त होने वाला है उसका क्रम भी कितना होगा 2/2। चलो, तो मैंने कहा ना, पहले आव्यूह में रो लिखेंगे R1 R2, और दूसरे आव्यूह में कॉलम लिख देंगे ऊपर C1 C2। अब रो की गुणा किससे होगी, कॉलम से, है ना, इसकी गुणा कॉलम से करी जाएगी, फिर नीचे की तरफ की जाएगी। तो देखो इसमें भी 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, तो पहला अवयव आपका आएगा R1 C2। समझ में आया। अब R1 की गुणा किससे करेंगे, C2 से, तो जब आपको R1 C2 से करेंगे तो R1 C2 प्राप्त, दूसरा अवयव हो जाएगा। तीसरा R2 की गुणा किससे करेंगे, C1 से, तो आपको प्राप्त होगा R2 C1, और दूसरा प्राप्त होगा R2 C2। ये आपको 2/2 का एक अवयव प्राप्त होगा जो हमें चाहिए। लेकिन अभी कहा ना कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल समझने की जरूरत है ना। देखो प्राप्त क्या होने वाला है, गुणा करके देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि 4 अवयव कैसे प्राप्त होंगे, 2 रो में 2 कॉलम में। तो देखो गुणा करके देखते हैं एक बार। तो अब गुणा कैसे होगी, रो में 2 अवयव है ना, तो 2 की किससे गुणा होगी, पहले 2 से, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, और -1 की गुणा कर देंगे किससे, 4 से। ये पहला अवयव आ गया। अब दूसरे अवयव के लिए R1 की गुणा करेंगे C2 से, तो 2 की गुणा करेंगे 1 से, और फिर बीच में प्लस लिखेंगे, -1 की गुणा किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, नेक्स्ट अब R2 की गुणा किससे करेंगे, C1 से, तो 0 की गुणा करेंगे किससे, 2 से, फिर प्लस 3 की गुणा करेंगे किससे, 4 से। तो एक अवयव की एक अवयव से गुणा कर लेते हैं, जब दूसरा अवयव की गुणा करते हैं तो बीच में प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट 0 की गुणा किससे करेंगे, 1 से, 0 × 1, फिर प्लस कितना करेंगे, 3 × 3। तो ये आ गया 2 दूनी 4, और ये आ गया -4, ये आ गया 2 एकम 2 और -3, ये आ गया 0 और 4 दिया 12, तो 12 ही लिख दूँ, ये 0 + 12 ऐसे कर लो, और ये कितना आएगा 0 + 3 दिया। अब देखो आपको क्या मिला, अब आपको मिलेगा 4 में से 4 घटाओ 0, -1, और यहाँ प्लस की 12, और ये कितने बच गए 9। ठीक है, तो अब ये 2/2 का अवयव हमें प्राप्त हो गया। तो ए बी की गुणा, तो गुणनफल करने का नियम सुने आप ध्यान से, कि सारे अवयव गुणा नहीं होंगे, वो अवयव जिनमें पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर हो, गुणा हो जाएंगे। गुणा करने का क्या नियम है कि पहले अवयव की पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से किया जाता है। जितने पहले अवयव में की पंक्ति में अवयव होंगे उतने ही दूसरे अवयव के स्तंभों में संख्या होगी। ठीक है, अवयवों की संख्या समान होगी, इसलिए गुणा हो जाएंगे।
और गुणा करने का नियम अभी हमने देखा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके, है ना। एक आध सवाल आप करके देखेंगे, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और, है ना, अदिश अवयव की गुणा फिर बाद में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप याद रखना ये सब चीज़ें आपको एक बार अलग से करके और देखेंगे, ठीक है ना।